आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में संधि प्रकरण पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा है अत्यंत नजदीक होने पर जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हमने यह लिख रखा धन जोड़ अर्थी। अब यहाँ जो बात बोले कि अत्यंत नजदीक होने पर, तो ध्यान यह केंद्रित करना है या जोड़ का जो चिन्ह दिया हुआ है कि ठीक जोड़ के चिन्ह के एक सटे हुए बाईं ओर का वर्ण और एक सटे हुए उसके दाहिनी ओर का वर्ण, इन्हीं दोनों के बीच मिलन होता है और उनकी संधि भी होती है और उसी में विकार उत्पन्न भी होता है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि धन शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ अ है, क्योंकि जब तक किसी भी वर्ण में हलंत नहीं लगा रहता है तो अंतिम वर्ण उसका कोई न कोई स्वर माना जाता है। यहाँ अंतिम वर्ण स्वर अ है और इसका पहला वर्ण अ है। ये दोनों एक दूसरे के करीब है और इसी दोनों के बीच संधि हो रही है। नियमानुसार अ जोड़ अ मिलने से आ का निर्माण होता है और यहाँ आ लिखा और उस हिसाब से धन जोड़ अर्थी बराबर हो गया धनार्थी। संधि के जहां तक भेदों का प्रश्न है, संधि के 3 भेद हैं, जिसमें पहला नाम है स्वर संधि, दूसरा नाम है व्यंजन संधि और तीसरा नाम है विसर्ग संधि। हम यहाँ पहले स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। तो जैसे ही स्वर संधि की चर्चा करेंगे तो उसकी परिभाषा सामने है कि स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यह जोड़ का जो चिन्ह है, इधर का भी वर्ण स्वर वर्ण होगा, इसका अंतिम, और उसका पहला भी स्वर वर्ण होगा। जैसा पूर्व पहले वर्ण विचार में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वर्ण स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। बस इन्हीं लोगों में आपस में मेल होता है, इन्हीं में विकार उत्पन्न होता है, इसी को हम संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी को स्पष्ट करने के लिए उसके 5 नियम निर्धारित किए गए। उन 5 नियमों में पहला एक नाम है क दीर्घ संधि। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक ही जाति के 2 समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, एक ही जाति 2 समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। अब पहले हम ये चर्चा करेंगे कि एक ही जाति के क्या होता है। तो जो स्वरवर्ण हम लोग लिखते हैं, 11 जो स्वरवर्ण है अ और आ, ये क्रमशः एक जाति का है। उसी तरह हर्ष और दीर्घ ये दोनों एक जाति का है। हर्ष उ और दीर्घ उ ये एक जाति का है। ए ऐ ये दोनों एक जाति का है। ओ औ ये दोनों एक जाति का है। ये नियम कहता है कि अपने ही जाति में, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, तो उस परिस्थिति में ये अ ह्रस्व वर्ण है, आ दीर्घ वर्ण है, ये अपने में ही मिलेगा। या इससे ये मिले, इससे ये मिले, कोई फर्क। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दीर्घ संधि में अ ई से मिल जाए, चाहे ई अ से मिल जाए, या कोई दूसरा वर्ण किसी दूसरे वर्ण से मिल जाए। ये इसमें संभव नहीं है। इसमें जब भी मेल होगा तो अपनी ही जाति में, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ। अब जहां तक ह्रस्व और दीर्घ का प्रश्न है तो उसकी भी चर्चा यह कि पूर्व में वर्ण विचार में यह बात बताई गई होगी कि ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं, या उससे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व कहलाता है और द्विमात्रिक वर्ण यानी जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय ज्यादा लगता है उसे हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये छोटी वाली जो री है ये चारों ह्रस्व वर्ण है और बाकी 7 को जो है वह दीर्घ वर्ण कहलाता है।
अब यहाँ एक उदाहरण भी देख रहे हैं, जैसे और ये दोनों एक जाति का है, दोनों मिला तीसरा वर्ण इसका आ का निर्माण हुआ। उसी तरह ह्रस्व वर्ण है, आ दीर्घ वर्ण है, अगर ये दोनों भी मिलते हैं तब भी तीसरा वर्ण दीर्घ ही बनेगा। इधर आ है, इधर अ है, इसके दोनों के में आ ही हुआ, आ भी अगर मिलता है तो आ हुआ। अब हम लोग इसको किसी उदाहरण को बैठा कर देखते हैं। जैसे उदाहरण है, अब फिर यहाँ हम लिख रहे हैं धना जोड़ अर्थी, यहाँ पर लिखे तो आप यहाँ देख रहे हो कि धना शब्द का अंतिम वर्ण अ है और अर्थी का पहला भी अ है। नियम के आधार पर यह इसका अंतिम अ, इसका पहला अ, तो अ के मिलने से आ का निर्माण होता है। तो आ भले ही हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन उसका संकेत चिन्ह होता है एक पाई में, जिसको आकार बोलते हो। यानी ये अ इसके अ के साथ मिल करके आ का निर्माण कर दिया, तो यहाँ आ का निर्माण ऐसे हो गया और अर्थी यहाँ पर लिखे और ये शब्द बन गया धनार्थी। दूसरा कह रहा है कि अगर इस पे उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए एक उदाहरण आप यहाँ रखते हो, जैसे पुस्तक जोड़ आलय अगर लिखते हो, तो अब यहाँ ये देख लियो कि पुस्तक का अंतिम वर्ण अ है, आलय का पहला आ है, जो इस पर बैठ रहा है, तो इसका और इसके आ से मिलने के पश्चात भी आ का ही निर्माण करेगा। तो यहाँ पुस्तक जो आलय है, तो आ का निर्माण यहाँ किया, आलय हो गया, पुस्तकालय हो गया। अगर यहाँ इधर है, जैसे मान लो अगर कोई उदाहरण कोई व्यक्ति अगर यह रखता है, जैसे विद्या जोड़ अर्थी उसने अगर लिखा हो, ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ है, अर्थी का पहला अ है, दोनों के मिलने से आ का ही निर्माण होता है और यह शब्द का निर्माण हो गया विद्यार्थी, जो यहाँ आ बना हुआ है। अगला एक उदाहरण है, जैसे आ के साथ अगर मिलता है तब क्या बनेगा, उदाहरण को इससे स्पष्ट करना है। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। उसी तरह किस अन्य अर्थ पर भी, दूसरे पर भी अगर लिख कर देखते हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर ई पर है, जैसे हम ई हर्ष ई और हर्ष ई के साथ अगर करते हैं तो स्वाभाविक है कि हर्ष ई और हर्ष ई मिलेगा तो तीसरा वर्ण दीर्घ ही बनेगा। जैसे मान लो अगर हमने एक उदाहरण दिया रवि जोड़ इंद्र अगर लिखे हैं, यहाँ ध्यान यह केंद्रित करना है कि रवि शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष ई है, इंद्र का पहला भी हर्ष ई है, तो हर्ष ई और हर्ष ई के दोनों मिलेगा तो दीर्घ ई का निर्माण करेगा। यानी अब ये रवि जो है इधर से हो जाएगा, यह रविंद्र हो गया। उसी तरह अगर कोई दूसरा और उदाहरण अगर रख रहे हो, जैसे मान लिए ऊ के साथ अगर रखते हो, तो दोनों ऊ हर्ष मिल करके दुर्ग हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण अगर तुम रखते हो कि वधु जोड़ उत्सव अगर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ ये देखें कि वधु शब्द का अंतिम वर्ण भी ऊ है, उत्सव का पहला भी ऊ है, हर्ष ऊ और हर्ष ऊ मिलेगा तो दुर्ग ऊ का निर्माण करेगा। यानी अब जो है यह वधुत्सव ऐसे लिखाएगा, वधुत्सव। तो इस तरह से अभी बच्चों आपने यह ध्यान दिया कि संधि में जो स्वर संधि का पहला नियम दीर्घ संधि है, यह जो कहा कि एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है, जो अन्य उदाहरणों से उसको स्पष्ट किया गया। अब इसके बाद आगे गुण संधि पे चर्चा करेंगे। दूसरा नियम है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा नियम हुआ और इसकी परिभाषा है कि यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो, ध्यान से, यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो अ ई मिलकर ए होता है, अ उ मिलकर के ओ होता है तथा अ री मिलकर के अर हो जाता है। अब किसी उदाहरण से इसको स्पष्ट करने का है कि यहाँ एक उदाहरण हमने लिखा और देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। तो देव अंतिम अगर हम देखेंगे तो देव का अंतिम वर्ण है और इंद्र का पहला वर्ण है ई। यह नियम पर यह सटीक बैठ रहा है कि नियम कहता है कि अ या आ के बाद, ठीक है, स्वाभाविक रूप से अ के बाद यहाँ ई है तो अ ई मिलकर के ए होता है और ए के लिए संकेत चिन्ह हम लिखते हैं, ए को एकले को हम लोग ए कहते हैं।
तो यही इसका अ इसके ई से मिलकर के ए का निर्माण किया और ए का निर्माण यहाँ कर लिया, तो यहाँ हो गया देवे, वहां पर एक वे हो गया और नौ द्र लास्ट में लिखा हुआ है तो देवेंद्र हो गया। ये अ ही मिलकर के ए का निर्माण किया। उसी तरह दूसरा उदाहरण है चंद्रजोर उदय। चंद्रजोर उदय, चंद्र का जहां तक अंतिम वर्ण है अ है और उदय का पहला उ है, और इस सूत्र के आधार पर यह स्पष्ट बैठ भी रहा है। तो नियमानुसार अ और उ जब मिलता है तो अ उ मिलकर के ओ बनता है। ओ के लिए हम लोग संकेत चिन्ह लिखते हैं, एगो पाई पर एगो एकले देते हैं, इसको हम लोग ओ कहते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें, इसका और इसके उ से मिलकर के यहाँ ओ का निर्माण किया है और तब यह शब्द का निर्माण हुआ चंद्रोदय। ठीक, अंतिम जो उदाहरण मैंने दिया देवजोर ऋषि। देवजोर ऋषि, देव का भी अंतिम वर्ण अ है और ऋषि का पहला वर्ण री है। नियमानुसार अ और री के मिलने से अर का निर्माण होता है। अर ये आधा र है और आधा र का सांकेतिक चिन्ह रेफ होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसका और इसके री से मिल करके अर का निर्माण कर दिया। पढ़ेंगे देवर, तब यहाँ सी हो गया, यहाँ अर का उच्चारण हो गया तो यह देवर्षि हो गया। अब तक यह स्वर संधि के ये दो नियम, दीर्घ संधि और गुण संधि, आप तमाम छात्रों को यह बात गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है कि इस दो, पहले तो संधि की परिभाषा, ये दो नियम विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में आप उसको स्वच्छ रूप से लिखेंगे भी, उसको याद रखेंगे और इन दोनों नियमों पर, दीर्घ संधि और गुण संधि के दोनों नियमों पर इससे अलग हट करके उदाहरण रख के आप उसको स्पष्ट रखेंगे। जब कभी विद्यालय खुलेगा तो उसे उसकी जांच की जाएगी। धन्यवाद। कितना मिनट बोल